नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑल एजुकेशन पॉइंट पर। और मेरा नाम है अजय। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका क्लास 11th का बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको इस वीडियो में हम पूरा करने वाले हैं। वो भी पार्ट 1 में। हम इस चैप्टर का 2 पार्ट बनाएंगे क्योंकि एक पार्ट बहुत ही लंबा बन जाता है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 के बारे में देखेंगे और आपके चैप्टर का नाम है व्यवसाय का प्रादुर्भाव एवं मूल तत्व। और ये सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका 2027 में होने वाला है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और 2026-27 सेशन का है ये। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं और न्यू कोर्स है ये, और पार्ट 1 है चैप्टर का। हम 2 पार्ट में बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के टॉपिक या विषय जान लेते हैं, क्या क्या इसमें टॉपिक्स है। तो इसमें 4 टॉपिक्स है। ये चैप्टर 4 टॉपिक्स में बटा हुआ है। पहला है व्यवसाय एक परिचय, दूसरा व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, और तीसरा है भारत में वाणिज्य का इतिहास, चौथा व्यावसायिक जोखिम प्रकृति एवं कारण। तो इस वीडियो में हम पहला और दूसरा बात करने वाला है, ये तीसरा चौथा पार्ट 2 में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम पहला टॉपिक बात करते हैं व्यवसाय एक परिचय। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यवसाय क्या है। बिजनेस को ऐसी मानवीय गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य सामान की खरीदी यानी जरिए धन कमाना। हम सब जानते हैं कि जो बिजनेस होता है वो क्या होता है। पैसे कमाने के उद्देश्य से सामान की खरीदी बिक्री करना ही बिजनेस है। ये साधारण परिभाषा है। ऐसे बुक की परिभाषा है कि यह एक ऐसी मानवीय गतिविधि है जिसके अंदर सामान की खरीदी बिक्री के जरिए धन कमाना, ये इसका बुक की परिभाषा है। और इसकी विशेषता क्या है। व्यवसाय की कुछ विशेषता होती है। पहला है आर्थिक गतिविधि। एक आर्थिक गतिविधि, हम सब जानते हैं कि जो बिजनेस होता है वो पैसों के लिए किया जाता है। आर्थिक का अर्थ होता है यहाँ पे पैसे का नाम आ जाए, पैसे, इसलिए आर्थिक गतिविधि है। इसमें हम सामान बेचकर पैसे कमाते हैं। उस गतिविधि को क्या कहते हैं, आर्थिक गतिविधि कहते हैं। दूसरा है अपना वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। क्योंकि आप जानते हैं कि बिजनेस में, व्यवसाय में वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान लगा रहता है। जैसे कि हमने टीवी बेचा, फिर उसके अंदर पैसा दिया, फिर किसी और को टीवी बेचा, फिर ऐसे दिया। ऐसे वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान चलते रहता है। जब तक बिजनेस में वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान नहीं होगा तब तक बिजनेस बिजनेस नहीं कहलाएगा। ये इसकी खास विशेषता है। और तीसरा है जोखिम का तत्व। हम सभी जानते हैं कि बिजनेस में जोखिम होता है। बिजनेस में कई जोखिम होते हैं, जैसे बाढ़ का जोखिम हो गया, प्राकृतिक जोखिम हो गया, मानवीय जोखिम हो गया, आर्थिक जोखिम हो गया, जो कि इसी चैप्टर में हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। जोखिम तथ्य, हम सब जानते हैं बिजनेस में कुछ ना कुछ जोखिम होता है। जोखिम मुक्त बिजनेस कभी नहीं होता। इसलिए बिजनेस की खास बात है कि इसमें जोखिम का तत्व रहता ही है। और चौथा है अपना लाभ का उद्देश्य। बिजनेस हम किस लिए करते हैं, हम पैसे कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं। इसलिए बिजनेस की एक मेन विशेषता है कि बिजनेस का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। पांचवा है लेन देन में नियमितता। इसका मतलब होता है कि खरीदी बिक्री रेगुलर हो रही है। जैसे कि हमने होलसेलर से कुछ खरीदा, रिटेलर, हम रिटेलर है, हमने होलसेलर से खरीदा और वो खरीद के हमने कंज्यूमर को बेचा, फिर होलसेलर से खरीदा फिर बेचा। ऐसे लेन देन में रेगुलेटरी मतलब कि नियमितता होनी चाहिए। ये इसकी खास विशेषता है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेशा। पेशा क्या है। यह उस आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है जो जिसे कोई ऐसा व्यक्ति करता है जिसके पास कुछ ज्ञान और कौशल हो और वह निष्पक्ष रूप से समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा के लिए इसका उपयोग करता है। पेशा साधारण भाषा में बोले तो किसी व्यक्ति के पास कोई ज्ञान है, कोई स्पेशल स्किल्स है जो कि निष्पक्ष रूप से
बिना किसी स्वार्थ के समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा के लिए इसका उपयोग करता है, उसे पेशा कहते हैं। वो भी एक निश्चित धनराशि के बदले। जैसे एक वकील हो गया, वो केस लड़ेगा, उसके लिए उसे फीस मिलेगी। तो वकील के पास अपना स्किल्स है, ज्ञान है, और वो उस ज्ञान से लोगों की सेवा कर रहा है, केस लड़ रहा है। और यदि हम बुक की परिभाषा में गए तो वो आर्थिक गतिविधि। आर्थिक का मतलब जिसमें पैसे जुड़ जाए, जिसे कोई ऐसा व्यक्ति करता है जिसके पास, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई ज्ञान है, कौशल है, वो निष्पक्ष रूप से समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करता है। इसे कहते हैं पेशा। पेशा की क्या विशेषता है? पहला, आचार संहिता। हम सब जानते हैं जो पेशे लोग होते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इनके लिए आचार संहिता बनाई जाती है। इनके काम जो कर रहा है, उन्हीं काम से जुड़ी आचार संहिता बनाई जाती है। जैसे रूल हो गए, ईमानदारी हो गई, सत्यनिष्ठा हो गई, ये सब आचार संहिता के अंदर आते हैं। जो कि हर जिसे जो भी व्यक्ति पेशे में है, चाहे डॉक्टर हो, उसे आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। पेशा का एक खास बात यह है कि इसमें आचार संहिता होती है। रोजगार में कोई आचार संहिता नहीं होती, पेशे में आचार संहिता होती है, जिसमें कुछ रूल हो गए, ईमानदारी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, ये सब का पालन करना पेशेवर लोग को बहुत जरूरी होता है। दूसरा है आर्थिक लाभ से ज़्यादा सेवा को प्राथमिकता। जो पेशेवर लोग होते हैं वो आर्थिक लाभ मतलब कोई पैसे कमाने या प्रॉफिट को ज़्यादा प्राथमिकता ना देकर लोगों की सेवा करने को ही ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। रोज बिजनेस में क्या था कि हम प्रॉफिट को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन पेशे की खास बात है कि ये आर्थिक लाभ को तो प्राथमिकता देता है, ज़्यादा नहीं देता, लेकिन आर्थिक लाभ से ज़्यादा सेवा को ये प्राथमिकता देता है। तीसरा है अपना विशेष ज्ञान और तकनीक का आधार। जो पेशा होता है उसमें किसी व्यक्ति के पास एक विशेष ज्ञान होता है। जैसे डॉक्टर के पास इलाज करने का ज्ञान, वकील के पास केस लड़ने का ज्ञान, टीचर के पास पढ़ाने का ज्ञान, ये एक विशेष ज्ञान होता है। और तकनीक पर आधारित, सबके अलग अलग टेक्निक होते हैं, सबके पास पढ़ाने के, इलाज करने के, केस लड़ने के अलग अलग तकनीक होते हैं। और बात करते हैं रोजगार क्या। रोजगार का सीधा मतलब यही है, किसी के यहाँ काम करना और उसके बदले पैसे लेना, यही साधारण मतलब है रोजगार का। और ये भी आर्थिक गतिविधि, क्योंकि हम रोजगार किस नहीं करते हैं, नौकरी क्यों करते हैं, क्योंकि पैसे क्यों नहीं करते हैं। रोज यह उस आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है जिसके तहत कोई व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता है। हम जानते हैं कि ये ऐसी गतिविधि है जिसके अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है और उसके बदले में पैसे प्राप्त करता है, यानी पारिश्रमिक या वेतन प्राप्त करता है, उसे हम रोजगार कहते हैं। रोजगार की क्या विशेषता है? पहला है सेवक। हम सब जानते हैं रोजगार हम किसी और के नहीं करते, किसी और के लिए काम करना मतलब सेवक, उसकी आज्ञा का पालन करना, ऑर्डर जो भी दे वो फॉलो करना। इसलिए रोजगार की विशेषता है कि जो भी एम्प्लॉय होता है वो सेवक होता है कंपनी का, या जिसके लिए वो काम कर रहा है। और पूंजी की जरूरत नहीं, पूंजी की जरूरत कंपनी को होती है, ना कि रोजगार में एम्प्लॉय को होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी लोग नौकरी करते हैं उन्हें क्या है, उन्हें काम करना है, पूंजी कंपनी की लगेगी। इसलिए जो भी एम्प्लॉय है, रोजगार है, उसमें पूंजी की जरूरत नहीं होती। तीसरा, कोई जोखिम नहीं। जोखिम जो होता है बिजनेसमैन को होता है, कंपनी के मालिक को होता है, बिजनेस को होता है, कंपनी को होता है, न कि रोजगार जो कर रहा है, जो एम्प्लॉय उसे नहीं होता। क्योंकि जो भी नुकसान होगा वो कंपनी भरेगी। जो एम्प्लॉय होता है वो केवल काम करने आता है, 8 घंटे या 12 घंटे के लिए और चले जाता है। और चौथा है व्यक्तिगत सेवा। जो रोजगार होता है उसमें एक खास बात है कि ये दूसरों को व्यक्तिगत सेवा देता है। जैसे कि यहाँ यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है, व्यक्तिगत सेवा मतलब ये है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, मान लो कोई कपड़े की कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक सुपरवाइजर है, आप उन्हें व्यक्तिगत सेवा दे रहे हैं। मतलब कि कोई कटिंग डिपार्ट हो गया, उसमें काम कर, तो व्यक्तिगत उसे सेवा दे रहे हैं सुपरवाइजर को। इसलिए रोजगार में व्यक्तिगत सेवा दी जाती है। व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से एम्प्लॉय होता है वो डायरेक्टली सर्विस देता है कंपनी को। जैसे कोई काम कर रहा है, किसी का ऑर्डर है, उसका फॉलो कर रहा है, वो व्यक्तिगत सेवा में आ गया।
और व्यवसाय के क्या उद्देश्य, हम सब जानते हैं कि व्यवसाय के कुछ उद्देश्य होते हैं। तो व्यवसाय के दो उद्देश्य होते हैं, पहला आर्थिक होता है, दूसरा सामाजिक होता है। आर्थिक उद्देश्य ऐसा उद्देश्य जो पैसे से जुड़ा हो। और सामाजिक जो समाज कल्याण से, चैरिटी से, दान पुण्य से, ये सब से जुड़ा हो। सामाजिक। आर्थिक, पहला उद्देश्य आर्थिक में लाभ कमाना। हम सब जानते हैं कि हर बिजनेस का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ कमाए, पैसे कमाए ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरा ग्राहक सृजन, ग्राहक का सृजन, ग्राहक अपने बनाना, एडवर्टाइजमेंट या अपना विज्ञापन हो गया, उससे अपने ग्राहक बनाना। जैसे कि अभी अमूल अमूल है, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जिससे कि अमूल के ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर या ग्राहक बन रहा है। इसलिए बिजनेस का एक इकोनॉमिक एम या उद्देश्य ये भी होता है कि वो ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बनाने पर उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और तीसरा नव परिवर्तन, जो वो सामान बेच रहा है, बिजनेस कर रहा है जिस चीज़ का, उसमें कुछ बदलाव करे, कुछ नया करे, जिससे कि उसका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा ही बिके। जैसे कि अभी अमूल दूध है, अमूल दूध हो गया, वो पहले साधारण पैकेट में बेचती थी, लेकिन अब डिजाइनिंग पेटिंग पैकेट में बेचती है दूध। उससे क्या, उससे उसका जो सेल है वो बढ़ गया, उससे प्रॉफिट बढ़ गया उसका, क्योंकि अमूल ने कुछ चेंज किया, उसी में प्रोडक्ट में कुछ नया चेंज किया। चेंज होता है बेचने के तरीके में भी, और प्रोडक्ट में भी चेंजिंग होती है न, इनोवेशन करना, कुछ नया लाना। और सामाजिक उद्देश्य, पहला है उचित कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले सामान। सामाजिक उद्देश्य है कि लोगों को जो सामान बेच रहा है, सही कीमत पर सही सामान या सही गुणवत्ता वाले सामान बेचने चाहिए लोगों को। और दूसरा सामुदायिक विकास में योगदान, जो कम्युनिटी है उसके डेवलपमेंट करने में कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, समाज में अपना कुछ योगदान देना चाहिए। जैसे कि कई स्कूल बनवा दिए, कहीं वॉशरूम बनवा दिए, कहीं कुछ शौचालय बना दिया, उसमें समाज में अपना योगदान देना, चैरिटी करना। और तीसरा निवेशकों को उचित रिटर्न। हम सब जानते हैं, जो भी निवेशक, जो भी इन्वेस्टर हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें सही रिटर्न देना ना। जैसे कि मान लो आपको प्रॉफिट तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप निवेशकों को रिटर्न बहुत ही कम दे रहे हैं, इसलिए उन्हें उचित रिटर्न देना जितना उनका बनता है। और चौथा है रोजगार प्रदान करना। हम सब जानते हैं व्यवसाय का एक सामाजिक उद्देश्य होता है मेन, वो होता है रोजगार देना। जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार देना, जिससे कि समाज का भला हो, लोगों में बेरोजगारी कम हो, लोगों की बेरोजगारी कम हो। और आगे बढ़ते हैं, और हम बात करते हैं व्यवसाय में लाभ की भूमिका। आप सभी जानते हैं, जब हम व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें कुछ लाभ होते हैं। उस लाभ है या प्रॉफिट है, उसमें बिजनेस में क्या रोल है, प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है। पहला है लंबे समय तक टिके रहने के लिए। हम सब जानते हैं, जब तक व्यवसाय में लाभ होगा, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को चला पाएंगे। यदि लॉस ही होगा तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। इसलिए लाभ होगा तो हम अपने बिजनेस को ज़्यादा साल तक चला सकते हैं। इसका मतलब यही है। दूसरा, तेज विकास के लिए, यदि हमें बिजनेस में लाभ होता है तो हम तेज विकास कर सकते हैं अपने बिजनेस। तेज विकास का मतलब होता है, पहले हमने एक कपड़े की दुकान खोली साधारण सी, बाद में प्रॉफिट हुआ, फिर उसे बढ़ाया, फिर एक मॉल खोल लिया। ऐसे हम विकास कर सकते हैं, प्रॉफिट से हम बिजनेस का विकास कर सकते हैं। यदि प्रॉफिट ही नहीं होता तो हम उस बिजनेस को नहीं बढ़ा सकते, विकास नहीं कर सकते। तीसरा है कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए। हम सभी जानते हैं कि जो वर्कर होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो किस लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। जो वर्कर होता है वो बोनस के लिए काम करता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बोनस मिले। और जो ओनर होता है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। यदि बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो जो वर्कर है उनका मोटिवेशन बढ़ जाता है कि यदि हम अच्छे से काम करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा और हमें बोनस भी ज़्यादा मिलेगा, जिससे कि बिजनेस में कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। और चौथा है प्रतिष्ठा और पहचान बनाने के लिए। जब बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है, जिसके कारण जो बिजनेस होता है, बिजनेस में कोई भी चीज़ हो गया, उसे कम दाम पर बेचा जाता है लोगों को, और कुछ चैरिटी की जाती है, दान किया जाता है समाज में, जैसे स्कूल बनाना, कुछ बनाना, जिससे कि उस बिजनेस का स- समाज में प्रतिष्ठा या पहचान बन जाती है कि इस बिजनेस, ये
इस बिजनेसमैन ने हमारे समाज के लिए कुछ योगदान दिया, लोगों को कम दाम पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराई, तो जिससे कि उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है समाज में और पहचान बन जाती है। लाभ जब होता है बिजनेस तभी। और पांचवा, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। हम सब जानते हैं कि जब हमें बिजनेस में जब लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, तो हम सोचेंगे कि हमें और प्रॉफिट चाहिए, तो उस प्रॉफिट का जो यूज होगा वो सही जगह होगा, ऐसी जगह होगा जिससे कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, इसलिए ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए और उद्योग की बात करें, उद्योग क्या? उद्योग का साधारण अर्थ ही है जहाँ पर सामान बनता है, उसे हम उद्योग कहते हैं, या उत्पादन होता है उसे हम उद्योग कहते हैं। बुक की परिभाषा में देखने थे, यह उस आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। आर्थिक गतिविधि हमने बताया था जिसमें पैसे से जुड़ी हुई गतिविधि हो, जिसमें वस्तु या सेवा उसका उत्पादन किया जाता है, उसी को हम उद्योग कहते हैं। उद्योग सामान किस प्रकार से बनते हैं उद्योग में? पहला पूंजीगत होता है, मध्यवर्ती होता है, उपभोक्ता होता है। पूंजीगत जैसे कि वो मशीनरी बन रही है। पूंजीगत वस्तु ऐसी वस्तु है जैसे कि मशीन बन गई बिस्किट बनाने की, तो ये पूंजीगत वस्तु होगी जो किसी और सामान को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, पूंजीगत वस्तु। मध्यवर्ती जैसे कि मान लो आटा हो गया, आटा बन गया। और उपभोक्ता उसका डायरेक्ट हो गया, आटे के बिस्किट बन गए। उपभोक्ता सामान जो उपभोक्ता बाय कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, वो उपभोक्ता वो वस्तु हो गया जो उपभोक्ता खरीद सके। उद्योग के क्या कितने प्रकार है? उद्योग भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक उद्योग। ये उद्योग खास तौर पर रॉ मटेरियल कच्चा माल से जुड़ा होता है, और इसमें कच्चा माल ही होता है इस उद्योग में। यह उस उद्योग को दर्शाता है जो बिना प्रोसेस किए गए कच्चे माल को तैयार करता है। प्राथमिक उद्योग ऐसा उद्योग जो सिर्फ कच्चे माल रॉ मटेरियल को तैयार करता है जिससे कि अंतिम उत्पाद बनाया जा सके। हम सब जानते हैं जैसे जब तक रॉ मटेरियल तैयार नहीं होगा तब तक हम अंतिम उत्पाद नहीं बना सकते। जैसे कि आटा, आटा हो गया, ये क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। जैसे बिस्किट बनाने के लिए अंतिम उत्पाद हमारा बिस्किट है, आटा अपना रॉ मटेरियल है, पहले आटा बनेगा फिर बिस्किट बनेगा, तो प्राथमिक उद्योग हो गया ये। और प्राथमिक उद्योग में भी कोई टाइप होते हैं आनुवांशिक, इसमें खासकर मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुपालन ये सब आते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें जानवरों और पौधों की नस्लों को ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए उनमें सुधार किया जाता है। ये ऐसी इंडस्ट्री है जिनमें जो जानवर होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनकी जो नस्ल होते हैं उन्हें ज़्यादा सुधार किया जाता है उन नस्लों में, क्योंकि जिससे कि उन नस्लों को ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए उनमें सुधार किया जाता है। जैसे कि मुर्गी होगी, मुर्गी जब तभी अंडा देगी जब उनकी नस्लों में सुधार होगा, तो इस उद्योग में उनकी नस्लों में सुधार किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो नस्ल होती है, कोई भी पौधे हो, जानवर हो, उनकी नस्ल में सुधार किया जाता है जिससे कि उन्हें ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सके, उनमें सुधार किया जाता है। और दूसरा निष्कर्षण, एक्सट्रैक्टिव हमें इंग्लिश में कहते हैं इसे। हम हवा पानी या फिर जल से, हवा पानी या आकाश वायु यहाँ से कुछ ना कुछ निकालते हैं। धरती, पानी या हवा से कोई पदार्थ निकाला जाता है इस उद्योग में। जैसे माइनिंग होगी, खनन हो गया, लोहा हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है? निष्कर्षण उद्योग में आते हैं, क्योंकि ये सब धरती से निकाले जाते हैं, हवा ये सब से निकाले जाते हैं। ऐसा पदार्थ जो धरती, पानी, हवा से निकाला जाता है, ये सब किस में निकाले जाते हैं? ये निष्कर्षण उद्योग में निकाले जाते हैं। और हमने पहले पढ़ा था प्राथमिक उद्योग, अब हम पढ़ते द्वितीयक उद्योग। उसमें था रॉ मटेरियल, अब इसमें अपना रॉ मटेरियल का हो जाएगा, अपना तैयार माल हो जाएगा, तैयार माल में कन्वर्ट हो जाएगा। यह उस उद्योग को कहते हैं जो प्राथमिक उद्योग द्वारा उत्पादित कच्चे माल का उपयोग करता है और उसे तैयार उत्पादों में बदलता है। प्राथमिक उद्योग में कच्चा माल तैयार होता है और इसमें आकर कन्वर्ट किस में हो जाता है? तैयार उत्पाद। जो तैयार उत्पाद होता है, रेडी माल होता है, रेडी प्रोडक्ट होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है ये रॉ मटेरियल। और रॉ जो ये है द्वितीयक उद्योग, उसमें भी कई टाइप है। पहला इस पे है विनिर्माण उद्योग, और इसके बाद आएगा रचनात्मक उद्योग। इसी के दो भाग है। विनिर्माण का समझ गए, कहीं कंस्ट्रक्शन करना है, या उस उद्योग को दर्शाता है जिसमें कच्चे माल को इंसानों और मशीनों की मदद से तैयार माल में बदला जाता है। हम जान गए कि
जो विनिर्माण उद्योग होता है उनमें जो कच्चा माल होता है इंसान या मशीन के द्वारा उसे तैयार माल में बदला जाता है, ऐसे उद्योग को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। और विनिर्माण उद्योग के चार प्रकार होते हैं। पहला विश्लेषणात्मक उद्योग, ऐसा उद्योग जिसमें जिसमें एक ही चीज से कई तरह के सामान बनाए जाते हैं। जैसे आटा हो गया, आटा से बिस्किट भी बनता है, आटा से कई और चीजें भी बनती है। और दूसरा प्रसंस्करण उद्योग, जिसमें कई प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है। जैसे कि गन्ने से गुड़, गुड़ से चीनी, ये क्या हो गया, प्रोसेस हो गया, कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है इस उद्योग में। इस श्रेणी में वो उद्योग आते हैं जिनमें कच्चे माल को अलग अलग उत्पादन प्रक्रियाओं से गुजरकर गुजारकर उपयोगी सामान बनाया जाता है। जैसे गुड़ हो गया, गन्ना हो गया, गुड़, गन्ना से गुड़ हो गया, फिर चीनी हो गया। चीनी हम खा सकते हैं लेकिन गुड़ हम कहीं भी डाल नहीं सकते। और तीसरा सम्मिश्रण युग, ऐसा सम्मिश्रण उद्योग, ऐसा उद्योग जिसमें कुछ एक कई चीज़ों को मिलाकर एक नया चीज़ बनाया जाता है। इस उद्योग में अलग अलग कच्चे माल को मिलाकर एक नया और ज़्यादा उपयोगी मटेरियल बनाया जाता है। जैसे सीमेंट हो गया, सीमेंट को कई चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। और संयोजन उद्योग, जिसे हम असेंबल इंडस्ट्री भी कहते हैं, इस श्रेणी में वो उद्योग आते हैं जिनमें अलग अलग मटेरियल से बने पुर्जे को जोड़कर नई उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कार हो गया, कार में अलग अलग पुर्जे आते हैं जिसे बना जोड़कर एक कार बनाया जाता है। बाइक में भी ऐसा हो गया, असंबद्ध पुर्जे आते हैं जिसे जोड़कर बाइक बनाई जाती है। कई कंपनी द्वारा निर्मित जो पुर्जे होते हैं उन्हें एक साथ जोड़कर जिस उद्योग में बनाया जाता है एक चीज़, उसे हम संयोजन उद्योग कहते हैं। और निर्माण उद्योग, जो कि द्वितीयक उद्योग का ही दूसरा पार्ट है, ऐसा उद्योग जिसमें कोई निर्माण से जुड़ी हुई बात हो, जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना, इमारत बनाना, ये सब किस में आता है, निर्माण उद्योग में। ऐसे उद्योग जिसमें सामान का इस्तेमाल करके निर्माण किया जाता है, कोई भी सामान, सीमेंट, बालू हो गया, पत्थर हो गया, ये सब से हम सड़क, पुल, इमारतें बना सकते हैं। और आप बात करते तीसरे उद्योग की, तृतीयक उद्योग, यह इस उद्योग में जो सेवाएं प्रदान करता है। ये उद्योग जो होता है वो सेवाएं भी प्रदान करता है। जैसे फाइनेंस हो गया, रिस्क हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ऐसे इसमें कई बाधाएं भी होती है। जैसे पैसों की बाधा, पैसों की बाधा कौन दूर करेगा, बैंक दूर करेगा। जोखिम, जोखिम है तो कौन दूर करेगा, हम जब बीमा लेंगे तो जोखिम दूर होगा, चाहे फायर इंश्योरेंस हो। और तीसरा संचार की बात, अपने जो प्रोडक्ट है उसे हम एडवर्टाइजमेंट करना है, संचार करना है, तो हम विज्ञापन के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें विज्ञापन उद्योग। और माल के भंडारण की बाधा, हमें माल किधर रखना है, हमारे पास सिर्फ अपना हिंड्रेंस है, बाधा है, बैरियर्स है, वो उसे कौन दूर करता है, उसे वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री दूर करती है। पांचवा, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की आवश्यकता। हमें मान लो दिल्ली से जब पंजाब नहीं जाना, तो उस जो बाधा है, हिंड्रेंस है, उसे कौन ओवरकम करेगा, उसे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री ओवरकम करेगी, परिवहन उद्योग। और वाणिज्य, वाणिज्य क्या है, इसका तात्पर्य उन सभी गतिविधियों के कुल योग से है जो वस्तुओं के आदान प्रदान में व्यक्ति, स्थान, समय, जोखिम और वित्त सूचना से जुड़ी बाधाओं को दूर करने में शामिल होता है। वाणिज्य वही है जो कि बिजनेस में आने वाली जो व्यक्ति की बाधा है, स्थान की बाधा है, समय की बाधा है, जोखिम की बाधा है, वित्त की बाधा है, सूचना की बाधा है, उन सभी को जो दूर करता है वो उसी के हम कॉमर्स या वाणिज्य कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो वाणिज्य का जो कंपोनेंट है वो पहला है व्यापार। व्यापार क्या है, व्यापार का मतलब है कुछ खरीदना या बेचना ही व्यापार है। लाभ कमाने के उद्देश्य से कुछ खरीदना या बेचना ही व्यापार है। इसका अर्थ लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय या खरीदना बेचना होता है। व्यापार के कौन कौन से प्रकार है, घरेलू व्यापार, ऐसा व्यापार जो किसी देश के सीमा के अंदर हो उसे हम घरेलू व्यापार कहते हैं। किसी देश की सीमा के अंदर सामान खरीदा या बेचा जाता है उसे हम घरेलू व्यापार कहते हैं। जो घरेलू व्यापार है उसके तीन प्रकार होते हैं। स्थानीय व्यापार, स्थानीय व्यापार किसी गांव, शहर या जिले तक सीमित होता है। ये व्यापार गांव, शहर या जिले तक ही सीमित होता है। इसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आती है, दूध हो गया, बिस्किट हो गया, ये सब आती है इसमें। और राज्य के स्तर पर, राज्य के स्तर पर जो होता है, राज्य के अंदर अंदर जब कोई व्यापारी स्थानीय व्यापार से आगे बढ़कर राज्य स्तर पर जाता है
राज्य स्तर पे भी व्यापार होता है। अंतर्राज्यीय मतलब कि कई राज्यों के साथ, जैसे दिल्ली का पंजाब के साथ व्यापार हो रहा है। जब एक ही देश के अलग अलग राज्यों के बीच व्यापार होता है उसे हम कहते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार। आगे बढ़ते हैं। और थोक व्यापार, खुदरा व्यापार क्या है? थोक व्यापार जो हम एक ही बार में बहुत ही बड़ी मोर क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट होता है, कमोडिटी होती है, उसे बाय कर देते हैं और बाद में उसे रिटेलर को सेल कर देते हैं। बड़ी मात्रा में सामान की बिजनेस टू बिजनेस बिक्री, कंपनी से खरीदना रिटेलर को बेचना थोक मात्रा में। खुदरा, उसी थोक व्यापार जो होता है वो खुदरा व्यापार को बेचता है सामान, और जो रिटेलर होता है वो पर्सनली कंज्यूमर को सेल करता है घरेलू यूज के लिए। और ये अंतिम उपभोक्ताओं को सीधे सामान और सेवाएं बेचने की व्यवसायिक गतिविधि है। जो रिटेलर होता है, खुदरा व्यापार होता है, वो अंतिम उपभोक्ताओं तक सामान पहुंचाता है। और विदेशी व्यापार ऐसा व्यापार जो दो या दो से अधिक देशों के बीच में हो। देशों के बीच सामान, सेवा और पूंजी का सीमा पार आदान प्रदान, जैसे चीन इंडिया से कुछ खरीद रहा है, इंडिया जापान से खरीद रहा है, जापान अमेरिका से खरीद रहा है, यह हो गया विदेशी व्यापार जो देश की सीमा के बाहर हो। और इसमें भी आता है आयात हो, हम किसी भी देश से कुछ खरीदे तो आयात कहलाता है। इंपोर्ट, निर्यात, एक्सपोर्ट, हम किसी देश को कुछ बेचे तो एक्सपोर्ट। और पुनः निर्यात का मतलब होता है कि हमने किसी देश से इंपोर्ट किया कुछ और उसे हमने किसी देश को एक्सपोर्ट कर दिया, वो उसे हम पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। और व्यापार में सहायक गतिविधियाँ क्या क्या है? इसका मतलब उन सभी गतिविधियों से है जो व्यापार के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। व्यापार की सहायकारी का मतलब है जो व्यापार है, बिजनेस में, उनमें जो आने वाले हिंड्रेंस है, बैरियर्स है, उन्हें ओवरकम करता है। तो हम हिंड्रेंस या बैरियर्स देख लेते हैं। और सॉल्यूशन, व्यक्ति की बाधा को कौन दूर करता है? तो बिचौलिया, इंटरमीडिएट्स, रिटेलर होते हैं जो इंटरमीडिएट होते हैं। स्थान की बाधा को कौन दूर करता है? ट्रांसपोर्टेशन दूर करता है, कम्युनिकेशन दूर करता है। समय की बाधा को कौन दूर करता है? भंडारण दूर करता है। जोखिम की बाधा को कौन दूर करता है? इंश्योरेंस करता है। वित्त की बाधा को कौन दूर करता है? बैंक करती है। जानकारी की बाधा को विज्ञापन करता है। आगे बढ़ते हैं। और ये हमने 2 पार्ट पढ़ लिया। अब हम इसी पार्ट के माइंड मैप देखने वाले हैं, जिससे कि आपको 2 स्लाइड में ही सारा जो हमने पढ़ा है वो समझ आ जाएगा। ये मैंने माइंड मैप बना रखा है, उद्योग वाणिज्य ये सब है माइंड मैप, और ये भी माइंड मैप है। ये पार्ट 1 है, वो वाला पार्ट 2। वो टॉपिक 1 है ये वाला, और टॉपिक 2 है ये पीछे वाला। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का दिन शुभ।